प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 8 को कर रहे हैं। और ये वर्कशीट कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है बच्चों, अब संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कैसे बना, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। अर्थात जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उनके मन में विचार आने लग चुके थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, सभी को सरकार में समान हिस्सेदारी का अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया। कहने का भाव ये है कि जो हमारा संविधान लिखा गया, उस संविधान को लिखने में कितने लोगों ने योगदान दिया? लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। अर्थात जो हमारी संविधान सभा कब गठित हुई? 1946 में। संविधान सभा की बैठकें लगभग 3 सालों तक होती रहीं। अर्थात इसमें जो है 3 सालों तक उनकी बैठकें होती रही, और तब जाके विचार विमर्श करने के बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो इसमें कुछ समितियां थी, उनमें से एक जो समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये जो सदस्य थे, इनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या थी वो जिम्मेदारी? कि हमारे देश में कई समुदाय थे, अर्थात भिन्न भिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर रह रहे थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, और न एक जैसी संस्कृति थी। अर्थात भाषा भी एक नहीं थी, धर्म भी एक नहीं था, और जो है संस्कृति भी एक नहीं थी। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश में हमारा देश बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। मतलब अस्त व्यस्त था पूरा सिस्टम, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। यहाँ पर पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, दंगे फसाद चल रहे थे। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। अर्थात ये जो लोग थे, 300 लोग थे, इन सब ने मिलकर के, संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर के देश के लोगों के लिए ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया जिससे जो है राष्ट्र एकता बनाए रखने में और उसकी विविधता के प्रति उसमें बहुत ज़्यादा गहरा सम्मान दिखाई देता है। अर्थात किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नज़र नहीं आता। अब संविधान के कुछ मुख्य लक्षण बताए गए हैं कि संघवाद क्या होता है? इसका मतलब है कि देश में शासन चलाने के लिए, अर्थात जो शासन व्यवस्था चल रही है उसको चलाने के लिए विभिन्न स्तर पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। अर्थात भिन्न भिन्न स्तर पर, जैसे आपने देखा होगा हमारे राज्य में अलग सरकार होती है, केंद्र में अलग सरकार होती है। तो कह रहे कि जो अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना ही संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। हमारे यहाँ सरकारें 3 तरह से काम करती हैं। प्रथम स्तर होता है केंद्रीय सरकार, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है राज्य सरकार, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा स्थानीय शासन, जिसको आप बोलते हैं ना प्रधानी वाली इलेक्शन, वही वाली सरकार। पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम प्रशासन, ठीक है ना, जो आप नगर निगम देखते हो, ये सारा छोटे लेवल पे आता है, तीसरे स्तर पर आता है, जिसको हम स्थानीय सुशासन कहते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेंट्रल लेवल के मुद्दों के लिए सेंट्रल सरकार की ज़रूरत, राज्य स्तर के मुद्दों के लिए राज्य की ज़रूरत, और हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए हमें स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत पड़ी। और इससे कार्य जो है काफ़ी सरलता से
हो जाते हैं। और यही वजह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। कहने का भाव ये है कि मान लो किसी स्टेट की कुछ ज़रूरत है, तो उस आवश्यकता के अनुसार वो स्टेट अपने फैसले ले सकता है। ठीक है ना। और यही वजह है कि हमें संघवाद की ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना। और इसलिए संघवाद हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार, मतलब खुद को अधिकार मिल सके। और इसमें कुछ अनुसूचियाँ फिक्स कर दी गई कि वो उन अनुसूचियों के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। अब एक एक्टिविटी है, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखिए। पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार केंद्र, राज्य या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे बैंक है, बैंक केंद्र सरकार के अंदर में काम करते हैं। ठीक है। तो आपके आसपास जो बैंक है उसका नाम लिखना है। वो कोई भी बैंक हो सकता है, SBI, PNB, जो भी, एक्सिस, HDFC, जो भी आपके आसपास में जो स्कूल है, स्कूल का नाम लिखना है और पता लगाना है कि किसके अंदर में काम करता है। जैसे आप जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और जो आप MCD के जो प्राइमरी स्कूल हैं, वो नगर निगम, अर्थात जो तीसरा जो स्थानीय स्वशासन है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप किसी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। डिस्पेंसरी जो है, डिस्पेंसरी कुछ राज्य सरकारें बनाती है, कुछ केंद्र सरकार भी निर्माण करती है। ठीक है ना। तो आपके आसपास जो डिस्पेंसरी है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। अस्पताल, जो आपके अस्पताल में आसपास जो हॉस्पिटल है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल राज्य सरकार के अंतर्गत भी आते हैं, केंद्र के अंतर्गत, दोनों के अपने अलग अलग होते हैं। पुलिस राज्य सरकार की अलग होती है, केंद्र सरकार की अलग होती है। अपने क्षेत्र के सांसद, अर्थात आपका जो भी सांसद है, आप उसका नाम लिखेंगे। और सांसद जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, विधायक राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, निगम पार्षद ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इनके नाम लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस किस के अंतर्गत आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो प्यारे बच्चों, जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी कि हमारे देश के लोगों की न तो एक भाषा थी, भाषा सबसे बड़ी समस्या थी, एक अनेक प्रकार के समुदाय होना, ठीक है, और अनेक प्रकार के धर्मों का यहाँ पर होना, सबकी संस्कृति का अलग अलग होना, भाषा का अलग अलग होना, समुदायों का अलग अलग होना, ये सब उनके सामने चुनौतियाँ थीं। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे संविधान में कुछ ऐसे नियमों की ज़रूरत थी जो सबकी गरिमा को, राष्ट्रीय एकता को और मान सम्मान को बनाए रख सकें। और वो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सब ने मिल करके ये सब कर दिखाया। तो चुनौतियाँ, अनेक समुदायों का होना, अनेक भाषाओं का होना, अनेक धर्मों का होना और सबकी सांस्कृतिक जो संस्कृति थी उसका अलग अलग होना, ये सब चुनौतियाँ थी। हमारा प्रश्न नंबर 2, संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद अर्थात इसका जो मतलब है, संघवाद का मतलब है कि देश में शासन चलाने के लिए भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों का होना ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। और हमारे देश में 3 तरह से सरकार काम करती है, प्रथम केंद्र सरकार, दूसरी राज्य, तीसरी स्थानीय। तो हमारा संघवाद का आंसर ये होगा कि इसका मतलब है कि देश में शासन चलाने के लिए अलग अलग स्तर की सरकारों का होना ही संघवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं लिखी। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं। तो आप प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे कि 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, प्रथम केंद्र सरकार, द्वितीय राज्य सरकार और तीसरे स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज और नगर निगम। प्रश्न नंबर 3 का आंसर। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो प्यारे बच्चों, संघवाद की व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में
ठीक है ना, सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, ठीक है ना, और इनके लिए कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसलिए जो है भारत देश में संघवाद की आवश्यकता समझी गई, ठीक है ना, ताकि जो है अपने स्थानीय लेवल पर वो फैसले ले सकें। तो संघवाद की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार प्राप्त हो सके, और इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ भी दी गई हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।